ओके, लेट्स स्टडी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस इन ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. एक्चुअली इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें दो ही चीज़ है जो कि आपको याद रखना है. दो ही ऐसे इसमें कॉन्सेप्ट है जो कि याद रखना है. एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन. दैट्स इट. ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू दीज टू कॉन्सेप्ट्स. हाँ, हम जब ट्रिगोनोमेट्री में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स कर लेंगे तो उसके बाद हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का एक और क्लास करेंगे और वो थोड़ा एडवांस लेवल का क्लास होगा. ठीक है, फिलहाल हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का जो कोर है वो समझ लेते हैं. और अगर आज टाइम रहा तो ट्रिगोनोमेट्री में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स के बारे में भी देख लेंगे. चलिए, अच्छा एक चीज़ और, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम जब कर रहे थे पिछले क्लासेस में ट्रिगोनोमेट्री के, तो वहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ मैंने आपको बताया था कि जैसे tan 45 डिग्रीज़ का वैल्यू 1 होता है, sin 45 1/√2 होता है, इस तरह से. तो उसको याद रखने का तरीका होता है. मुझे लगा कि आप सबको याद होगा, बट चलिए उसको एक बार हम देख लेते हैं. मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरह से उसको याद रखा जा सकता है. चलिए, उसके बाद हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे. सबसे पहले एक टेबल हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, बनाना है. देखिए, साइन कॉस टैन, थोड़ा सा सेंटर में करता हूँ. चलो, इतनी जगह काफ़ी रहेगा. हाँ, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक. ज़ीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री and 90 degrees. इस तरह से आपने टेबल क्रिएट कर लिया. साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है. और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है. साइन 30 डिग्रीज़ का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्रीज़ का वैल्यू होता है √3/2. ये तो आपको याद होगा. और साइन 45 और कॉस 45 दोनों 1/√2 होता है. 1/√2 होता है. दैट्स इट. इतना आपको अगर याद है तो ये पूरा टेबल आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हमें ये तो पता है किसी भी एंगल का साइन उस एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री के कोसाइन के बराबर होता है. दैट इज साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. तो 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्रीज, तो जो साइन 0 का वैल्यू होगा वही कॉस 90 का वैल्यू होगा. तो साइन 0 का वैल्यू कितना है? 0 है. तो कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0. साइन 0 का वैल्यू 1 है, तो 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री और साइन कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. तो कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो साइन 90 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा. साइन 30 का 1/2 है. 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री होता है, तो साइन 30 का 1/2 है, यानी कि कॉस 60 का 1/2 होना चाहिए. और उसी तरह कॉस 30 का √3/2 है, इसलिए साइन 60 का
√3/2 होना चाहिए। तो आपका पहला वाला और दूसरा वाला कॉलम पूरा हो गया, सॉरी रो पूरा हो गया। अब tan 0 डिग्री, किसी एंगल का tan क्या होता है? tan ऑफ एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल थीटा बाई कोसाइन ऑफ दैट एंगल थीटा। तो तीसरा रो हम पहले रो को दूसरे रो से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो पहला tan 0 डिग्रीज यानी कि साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, 0/1 इज इक्वल टू 0। उसी तरह tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। साइन 30 1/2 कॉस 30 डिग्री √3/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? tan 30 1/√3। tan 45 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 कट के 1 आ जाएगा। उसी तरह tan 60 डिग्रीज, इसको इससे डिवाइड करेंगे √3 आएगा। और tan 90 डिग्रीज क्या आता है हमारा? 1/0 होगा यहाँ पे, साइन 90 बाई कॉस 90। 0 क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी फाइनाइट नंबर को ऑलमोस्ट 0 से बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा बहुत बड़ा नंबर, बहुत लार्जर नंबर आता है। और वो जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, बहुत बड़ा, जितना बड़ा आप अज्यूम कर सकते हैं। सो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको मैथमेटिक्स के टर्म्स में अनडिफाइंड भी कहा जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, उसी तरह अब कॉट क्या होता है? टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट 0 इज इक्वल टू 1/tan 0। अगेन ये इन्फिनिटी हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 है। और ये कॉट 30 डिग्रीज √3, रेसिप्रोकल करते जाइए, ये 1, ये 1/√3 और ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा देख लेते हैं। 1/10 और दैट इज 1/∞। अब किसी फाइनाइट नंबर को किसी बहुत बड़े नंबर से जब डिवाइड करते हैं ना तो हमें ऑलमोस्ट 0 मिलता है, ऑलमोस्ट 0। इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, बाद में बहुत बार इसको डिस्कस भी करेंगे। इनफैक्ट जो इसके बाद हम क्लास ट्रिगोनोमेट्री का करने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बाद, उसमें ये सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा कि मैं ऑलमोस्ट क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे बार बार। सेक, उसी तरह सेक क्या होता है? कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक 0 डिग्रीज 1 होगा। सेक 30 डिग्रीज 2/√3 होगा। सेक 45 डिग्रीज √2 होगा। सेक 60 डिग्रीज 2 होगा। सेक 90 डिग्रीज अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक 0 अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 1/0। कॉसेक 0 इज इक्वल टू 1/sin 0। साइन 0 कितना है? 0 है, तो 1/0 अगेन इन्फिनिटी। ये हो जाएगा आपका 2 कॉसेक 30 डिग्रीज। कॉसेक 45 डिग्रीज इक्वल टू अगेन √2। कॉसेक 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 2/√3 एंड कॉसेक 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है, हमने अपने पहला जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का क्लास है उसमें हमने देखा था कि किसी भी एंगल के लिए साइन का और कोसाइन का वैल्यू कभी भी इस इंटरवल से बाहर नहीं होता है, हमेशा -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल में ही रहता है साइन और कोसाइन का वैल्यू। तो देख सकते हैं इसका मतलब है कि सेक और कॉसेक कभी भी यूनिटी से कम नहीं हो सकते हैं। देखिए सेक और कॉसेक कभी भी 0 नहीं है, दिख रहा है ना, 1 से बड़ा ही है या फिर 0 से छोटा है, तो लेकिन 0 नहीं है कभी, हमेशा 1 से बड़ा है। देखिए हमेशा 1 से बड़ा है ना, सेक और कॉसेक हमेशा 1 से बड़ा है।
इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और डिटेल में इसके बारे में वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टेबल। 0 से 90 डिग्रीज के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का टेबल आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। याद रखिएगा, आपको ये पोर्शन बस याद रखना है, ये वाला 0 से लेके 45 डिग्री तक साइन और कोसाइन का वैल्यू आपको याद रखना है। देयर आफ्टर आप पूरा टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट। आई होप ये आप आसानी से इस टेबल को रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे। चलिए अब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस शुरू करते हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। अब ट्रिगोनोमेट्री का एक जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो ये होता है कि दो पॉइंट्स के बीच की दूरी या दो पॉइंट्स के बीच का जो हाइट होता है या डिस्टेंसेस बिटवीन पॉइंट्स, वो हम फाइंड आउट कर सकें बिना उसको मेजर किए हुए। अब जैसे कि हमारे पास एक फिजिकल रॉड अवेलेबल है 2 मीटर का, तो हम 2 मीटर का स्केल लेंगे और इसको मेजर करेंगे। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए स्केल नहीं बनाया जा सकता है। अब जैसे कि प्लैनेट्स के बीच की दूरी है, अब उतना बड़ा स्केल तो आप नहीं बनाइएगा ना, कोई उतना बड़ा मीटर तो लेके नहीं आओगे आप और जाके उसको आप ये करिएगा, नापिएगा, मेजर करिएगा, ऐसा तो नहीं होगा। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ one of the objectives of trigonometry is to find out the distances between points and heights and objects without actually measuring the distances and heights। बिना मेजर किए हुए हम उस डिस्टेंस को या हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं, और वही हमें हाइट्स एंड डिस्टेंस से पता चलने वाला है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री का एक स्पेशल टॉपिक है जिसका रियल लाइफ यूज़ बहुत ज़्यादा है, खास करके लैंड सर्वेइंग वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। सो देखते हैं ये होता क्या है। सपोज करते हैं 2 पॉइंट है P और O, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट O है। P हमारा हायर लेवल पे है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, TM, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा है। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से खींचते हैं, डेफिनेटली इसके पैरेलल होगा, ये एंगल हम कहते हैं फाई। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि भाई ये और ये दोनों एंगल तो इक्वल है। अगर आपने जियोमेट्री पे ध्यान दिया है तो अपने जूनियर क्लासेस में, तो आपको पता होगा कि ये दोनों एंगल बराबर है, बट मैंने जानबूझ के दोनों को अलग अलग लिया है। आपको अभी पता चल जाएगा क्यों, ठीक है। सपोज O एंड P भी 2 पॉइंट्स, P एट ए हायर लेवल, O एट लोअर दैन P। ये समझ लीजिए कोई पर्सन है, कोई ऑब्जर्वर है जो कि पहले यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से इसको देख रहा है, इस पॉइंट P को, या फिर यही पर्सन यहाँ पे खड़ा है या कोई दूसरा पर्सन यहाँ पे खड़ा है और ये यहाँ से इस पॉइंट को देख रहा है। सो ये जो लाइन कहलाता है ना, ये जो लाइन कहलाता है, ये कहलाता है लाइन ऑफ साइट। जो हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, वो वाला लाइन, वो वाला रे, तो इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। एंगल MOP इज इक्वल टू थीटा, डेफिनेटली थीटा ही माना है मैंने, इज इक्वल टू इज कॉल्ड
एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि हम ऊपर की तरफ देखते हैं, जब भी ऊपर की तरफ देखेंगे, लोअर लेवल से ऊपर लेवल की ओर देखेंगे, तो वो जो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा ना, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट P as seen from O। और दूसरा है एंगल, ये मान लीजिए हमारा L है, तो एंगल LPO is equal to phi is called the angle of depression of the point O as seen from P। ठीक है, फाई क्या है? ये वाला एंगल क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट O as seen from P। डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ, जब हम किसी पॉइंट से नीचे की तरफ देखते हैं ना, तो वो जो हमारा लाइन ऑफ साइट अपने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है, उस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन मीन्स डिप। ओके, सो दीज आर द टू बेसिक concepts and also two main concepts that we are going to apply to solve problems related to heights and distances. That's it. अब बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के सिंपल थ्योरम्स पे, इन दोनों थ्योरम्स पे, या कह लीजिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे। जैसे थियोडोलाइट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, थियोडोलाइट। फिर से सेक्सटेंट, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब थियोडोलाइट जैसे हम समझते हैं कि थियोडोलाइट किस तरह से काम करता है, एक बेसिक सा आपको यहाँ से एग्जाम्पल मिल जाएगा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं। So you understand the meaning of angle of elevation and the angle of depression। अब एक चीज़ और, जैसा कि इन दोनों एंगल के बारे में मैंने बात किया, हमेशा याद रखिएगा जब सेम लाइन ऑफ साइट एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बनाए तो दोनों एंगल बराबर होता है, दैट इज थीटा इक्वल टू फाई। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये जो लाइन ऑफ साइट है इन दोनों पैरेलल लाइंस को काट रहा है, P और O पे। सो डेफिनेटली दिस लाइन ऑफ साइट OP works as a transversal to these two lines. So this angle is equal to this angle according to alternate angles, because these two are alternate angles। ठीक है, तो alternate angles, इसीलिए दोनों बराबर होते हैं। चलिए तो याद रखिएगा कि ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होता है। आपने ज्योमेट्री पे जैसा कि मैंने कहा ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होता है। ठीक है, चलिए बेसिकली हम आज कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे और दैट्स इट। उससे ज़्यादा हमें काम है नहीं अभी। और जैसा कि मैंने कहा आगे जाके हम कुछ स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे, वहाँ पे भी कुछ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बनाएंगे और वो थोड़ा एडवांस लेवल के हैं, इसलिए आपको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। चलिए अब थोड़ा थियोडोलाइट के बारे में हम समझते हैं। थियोडोलाइट एक्चुअली होता क्या है कि एक स्टैंड होता है, एक आपका स्टैंड होता है इस तरह का ट्रायंगुलर शेप का, इसमें 3 लेग होते हैं, तीन स्टैंड होता है। 3 स्टैंड इसलिए क्योंकि वो जो टेबल होगा 3 स्टैंड वाला वो वॉबल नहीं करेगा, बैलेंस्ड के लिए, अच्छे बैलेंस के लिए एक ट्रायंगुलर शेप का यानी कि 3 जिसमें स्टैंड हो
और उसका शेप भी लगभग ट्रायंगुलर जैसा होता है, उस तरह का टेबल होता है। इस टेबल पे हम लोग क्या करते हैं, एक टेलीस्कोप को अटैच करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक टेलीस्कोप है, ठीक है, और ये जो टेबल है इसको मान लीजिए हमारा कोई, ये एक ट्रायंगुलर टेबल है, इस पे एक टेलीस्कोप रखा हुआ है और बिल्कुल ये टेलीस्कोप अभी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, जिस प्लेन में रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई प्लैनेट है, कुछ है। अब यहाँ से ये टेलीस्कोप को इस तरह से रोटेट कराया गया, जो कि अब इस तरह से है, ठीक है, रोटेट करा के यहाँ तक लाया गया। क्यों रोटेट कराया गया भाई? क्योंकि हमें इस प्लैनेट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब ये जो लाइन होगा ये डेफिनेटली परपेंडिकुलर है इस पे। अब सबसे पहले इनिशियली यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे रोटेट किया, तो ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल है ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो लाइन ऑफ साइट है, ऑफ कोर्स ये लाइन ऑफ साइट है, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल है, जो ये लाइन ऑफ साइट इस प्लैनेट को देखते समय इस हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, ये एंगल हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि टेलीस्कोप को जब रोटेट कराते हैं ना, तो यहाँ पे एक ग्रेजुएटेड स्केल लगा होता है, एक ग्रेजुएटेड आपको स्केल लगा होता है इस तरह का, जो कि इस तरह का रहता है, और जी ये एक्चुअली एंगल मेजरमेंट का स्केल होता है। तो इस स्केल से इस एंगल को मेजर कर लिया जाता है, और जब एंगल मेजर हो जाता है ना, उसके बाद जो भी हमारी डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो डिस्टेंस हम ट्रिगोनोमेट्री के यूज से आराम से निकाल सकते हैं। सो ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है थियोडोलाइट का। उसी तरह एक और डिवाइस होता है जो कि काम करता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के कॉन्सेप्ट पे, उसको हम कहते हैं सेक्सटेंट। सेक्सटेंट इसका कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है, तो और आपको ये अभी करना भी नहीं है। बट अगर इसको सिंपल टर्म्स में आप समझे तो ये मान लीजिए कोई दो पॉइंट्स A और B हैं, यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट C है, तो ये A और B इस तीसरे पॉइंट पे जो ये एंगल बनाएंगे ना, यही एंगल मेजर करने का डिवाइस सेक्सटेंट होता है। सो सेक्सटेंट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर the angle subtended at any third point from the 2 points such as A and B. तो this is basically the work of a sextant. आपने देखा कि इस तरह से हम थियोडोलाइट का सिंपल कंस्ट्रक्शन करते हैं। थियोडोलाइट सिंपली इस तरह से यूज़ किया जाता है एंगल मेजरमेंट के लिए। अब आपको इससे ये तो पता चल गया होगा कि थियोडोलाइट एज वेल एज सेक्सटेंट both are the devices to measure angles basically, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन में ऊपर की ओर जा रहा है, वर्टिकली अभी जा रहा है, ये रोटेट हम कर रहे हैं, तो ये वर्टिकली ही तो है ना, तो ये वर्टिकल प्लेन में एंगल को मेजर कर रहा है। डेफिनेटली इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए अरेंज कर दें तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी एंगल को मेजर कर देगा, ठीक है। सो थियोडोलाइट इज एन instrument used to measure angles in vertical as well as horizontal planes. Sextant is also an instrument to measure angles. Both are the devices to measure angles, remember. So these are some basic uses of heights and distances. अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये काम करता है एक्चुअली। चलिए शुरू करते हैं फिर प्रॉब्लम बनाना।
एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं पहले। कैलकुलेटर निकाल के रखिएगा, यहाँ पे कैलकुलेटर की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। A man wishes to find the height of a church spire which stands on a horizontal plane। ठीक है, चर्च स्पायर मतलब उसका जो वो लंबा वाला ये होता है ना, जो सबसे लंबा वाला बिल्डिंग होता है वो समझ लीजिए, या फिर चर्च स्पायर को आप एक रॉड समझ लीजिए, लंबा वर्टिकली जो खड़ा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। At a point on this plane, he finds the angle of elevation of the top of the spire, to be 45 degrees on walking 30 meters 30 meters towards the tower, he finds the corresponding angle, of elevation to be 60 degree. To be 60 degrees. Find the height of the tower, and also his original distance from the foot of the spire, and also his original distance from the top the spire। ठीक है, कह रहा है कि ए मैन विशेस टू फाइंड द हाइट ऑफ ए चर्च स्पायर विच स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जैसे कि ग्राउंड पे एक चर्च स्पायर खड़ा है वर्टिकली। एट ए पॉइंट ऑन दिस प्लेन ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्पायर टू बी 45 डिग्रीज। ग्राउंड के किसी पॉइंट से जब उस टावर के टॉप पे देखा जा रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि लाइन ऑफ साइट जो ग्राउंड से एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 45 डिग्री। ऑन वॉकिंग 30 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर ही फाइंड्स द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 60 डिग्रीज। उसी पॉइंट से जो जहाँ से 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वहाँ से वो टावर के नज़दीक गया, और कितना नज़दीक, 30 मीटर। मतलब उस पॉइंट से 30 मीटर दूर जब गया, यानी कि टुवर्ड्स द चर्च स्पायर, तो उसने पाया कि अब जिस पॉइंट पे वो है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज बन रहा है। पूछा जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो हिज ओरिजिनल डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द स्पायर। ठीक है, प्रॉब्लम हो गया, आपने लिख लिया होगा, इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए,
सपोज कि ये मेरा एक PM वर्टिकल चर्च स्पायर है, M ग्राउंड पे है और P उसका टॉप मोस्ट पोजिशन है। हाइट मान लेते हैं इसका h है। अब ग्राउंड पे ये पॉइंट है और यहाँ से इस टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। ये पॉइंट मान लेते हैं A है। अब A से 30 मीटर टुवर्ड्स द टावर वो गया, मान लेते हैं कि यहाँ पे आया, ये पॉइंट B है और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्रीज। ये कितना है 30 मीटर। अब पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का जो हाइट है वो कितना है, ये आपको फाइंड करना है। चलिए ये मान लेते हैं हमारा कुछ x है और हाँ हिज ओरिजिनल डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर मतलब AM, ये भी डिस्टेंस निकालना है हमें। चलिए सबसे पहले ये 30 डिग्री था या 45 डिग्री था, शायद 45 था ना पहले पॉइंट से। हाँ 45 डिग्री था, सॉरी, ये 45 डिग्री था, उसके बाद ये 60 डिग्री हो गया यहाँ पे। चलिए सो tan 45 डिग्रीज, सबसे पहले इस पूरे ट्राइंगल में देखते हैं, ट्राइंगल PAM, definitely it is perpendicular so 90 degrees and hence this whole triangle as well as the triangle BMP are right angle triangles। so हम आसानी से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो तो यहाँ निकाल सकते हैं। तो tan 45 डिग्रीज इन ट्राइंगल PAM, tan 45 डिग्री यानी कि tan ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू, किसी एंगल का टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस पूरे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है PM और बेस क्या है AM है। PM कितना है H, बेस को AM ही मानते हैं। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, आपको पता है, H बाई AM, दैट मीन्स AM इज इक्वल टू H, यानी कि ये जो पूरा डिस्टेंस है ये भी H है। अब ये जैसे जैसे आप प्रॉब्लम बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से, तो आपका पता चल जाएगा कि किसी भी ट्राइंगल में अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और बेस का दोनों का जो लेंथ होता है वो सेम होता है, क्योंकि टेंजेंट 45 डिग्री तो हमेशा 1 होगा, तो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस उस पर्टिकुलर केस में बराबर होंगे। तो ये ध्यान में रखना है, इतना करना नहीं है। अगर मैं आपको नहीं बता रहा होता तो मैं डायरेक्ट लिखता कि भाई ये पूरा और ये H बराबर है, आपको भी वही करना है आगे जाके। सो AM इज इक्वल टू H, AM इज इक्वल टू 30 प्लस x लिख सकते हैं इज इक्वल टू H। अब चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 नाउ। फ्रॉम ट्राइंगल PMB, यहाँ से tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हमेशा मैं टेंजेंट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर और बेस का काम है, इसका और इसका तो काम ही नहीं है ना, इसीलिए मैं टेंजेंट ले रहा हूँ। जहाँ पे इसका कुछ दिया होगा या इसका काम होगा, इस लेंथ को फाइंड करना होगा, दैट इज हाइपोटेनस को, तो वहाँ पे हम लोग कोसाइन या फिर साइन लेके बना सकते हैं। चलिए tan 60 डिग्री मतलब PM परपेंडिकुलर बाई यहाँ के लिए बेस बस BM होगा, BM tan 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू H, PM इज इक्वल टू कितना है H है और BM इज इक्वल टू x है। चलिए भाई H की जगह 30 प्लस x सब्सटीट्यूट कर देते हैं, √3 इज इक्वल टू 30 प्लस x डिवाइडेड बाई x, ठीक है, √3x इज इक्वल टू 30 प्लस x, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, दैट इज, ये नीचे आ जाएगा 2 से 30 गया 15 इंटू
√3+1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू तो आपने यहाँ से निकाल लिया। अब x का वैल्यू निकाल लिया और इस x का वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपको हाइट मिल जाएगा। हाइट मिल जाएगा ना, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने से आपको हाइट मिल जाएगा। तो हाइट कितना हो जाएगा, 30 प्लस x के जगह 15 √3+1, ये हो गया आपका हाइट। और पूछा जा रहा है कि ये जो चर्च स्पायर है इसके फुट से यानी कि m से उसका ओरिजिनल डिस्टेंस, इनिशियली तो वो इसी पॉइंट पे था ना a पे, तो बस x आ ही गया है, ये 30 मीटर है, तो x प्लस इस 30 मीटर को जोड़ देना है, आपका ओरिजिनल डिस्टेंस भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ठीक है ना, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैथ्स में एक कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो फिर पूरा सॉल्यूशन ही गड़बड़ हो जाता है। यहाँ से तो मुझे कोई गड़बड़ नहीं लग रहा है। 30 प्लस x है, am इज इक्वल टू 30 प्लस x, ठीक है। PMB से tan 60 इज इक्वल टू PM बाई BM, सो √3 इज इक्वल टू h बाई x, यहाँ भी ठीक है। √3 इज इक्वल टू 30 प्लस x डिवाइडेड बाई x, यहाँ भी ठीक है। √3x इज इक्वल टू 30 प्लस x, और यहाँ भी ठीक है। सो सही है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं। From the top of a cliff, from the top of a cliff 60 meters high, 60 meters high, the angles of depression of the top, the angles of depression of the top and bottom of a tower and bottom of a tower are observed to be 30 degrees, to be 30 degrees and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. Find the height of the tower. चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, कोई क्लिफ है उसके टॉप से जो कि 60 मीटर हाई है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ से ये चीज़ तो हमें पता चल ही रहा है, क्लिफ 60 मीटर का है और वहाँ से हम किसी टावर का टॉप भी देख पा रहे हैं और बॉटम भी देख पा रहे हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन से देख पा रहे हैं, यानी कि डाउनवर्ड की तरफ, यानी कि टावर का जो हाइट होगा वो 60 मीटर से तो छोटा होगा, यानी कि क्लिफ से छोटा होगा। चलिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का हाइट क्या होगा, कुछ नहीं करना है, ये मान लेते हैं हमारा क्लिफ है जिसका हाइट है 60 मीटर। ये सपोज कर लेते हैं कि हमारा टावर है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिस प्लेन पे दोनों के फुट जुड़े हुए हैं, पी एम, ये पी डैश और एम डैश। अब कह रहा है कि क्लिफ के ऊपर से, टॉप से यानी कि पी से
इसका टावर का टॉप और जो बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि इन दोनों लाइन के पैरेलल है। तो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये 30 डिग्री और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री। साफ साफ पता चल रहा है कि ये भी 30 डिग्री होगा और ये एंगल बराबर, तो ये भी 60 डिग्री होगा। बस अब एंगल ऑफ डिप्रेशन से हमें ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन उससे पता चल गया। चलिए, कहा जा रहा है कि ये पूरा हाइट है 60 मीटर का। मान लेते हैं कि जो टावर का हाइट है वो h है, तो ये h है, तो ये तो रेक्टेंगल है भाई, तो ये भी h होगा। और जब ये h होगा तो ये जो होगा वो होगा 60 माइनस h। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल पी एम और एम डैश में देखते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल पी एम और एम डैश, फिर हमें परपेंडिकुलर और बेस से काम है, तो टेंजेंट लेंगे। टेंजेंट ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल टू पी एम यानी कि 60, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम एम डैश, एम डैश। कोई दिक्कत नहीं है। tan 60 √3 इज इक्वल टू एम डैश, सॉरी 60 बाई एम डैश, दैट मीन्स एम डैश इज इक्वल टू 60 बाई √3। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 60 बाई एम डैश यानी कि ये 60 बाई √3 है, तो ये भी तो 60 बाई √3 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं यहाँ पे n, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल पी डैश n, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी एन डिवाइडेड बाई पी डैश एन। पी एन कितना है आपका 60 माइनस एच डिवाइडेड बाई पी डैश एन कितना है 60 बाई √3, 60 बाई √3। चलिए यहीं पे बनाता हूँ। सो tan 30 डिग्री 1 बाई √3, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 इंटू 60 माइनस एच डिवाइडेड बाई 60। कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 60 इज इक्वल टू √3 इंटू √3, 3 तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा 180 माइनस 3h, h इज इक्वल टू 40 मीटर। साफ साफ दिख रहा है क्योंकि 3h इधर आएगा, 60 को उधर ले जाएंगे तो 180 में से 60 गया तो 120 बचेगा। 120 को 3 से काटेंगे तो 40 आएगा। सो हाइट इज 40 मीटर। सो हाइट ऑफ दिस टावर इज इक्वल टू 40 मीटर। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम में जब भी इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बनाए ना तो एक बार सॉल्यूशन चेक कर लीजिए क्योंकि ज़रूरी है ये। मतलब अपना जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना उसका एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कहीं मल्टीप्लिकेशन में छोटा सा मिस्टेक हो जाए या प्लस की जगह माइनस आप लिख दें। चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ए स्क्वायर टावर stands upon a horizontal plane, stands upon a horizontal plane. From a point in this plane
फ्रॉम a point in this plane from which three of its upper corners are visible, from which three of its upper corners are visible. Their angular elevations, are respectively 45 degrees, 60 degrees and 45 degrees, show that the height of the tower is to the breadth of one side as √6 into √5 plus 1 divided by 4. क्वेश्चन है कि स्क्वायर टावर स्टैंड्स अपॉन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन. ग्राउंड है, मान लीजिए हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, वहाँ पे एक स्क्वायर टावर, मतलब कि ऐसा टावर जो कि एक स्क्वायर शेप का हो. मतलब है कि जो बेस का चारों साइड होगा और जो ऊपर का चारों साइड होता है वो सारा का सारा साइड आपका बराबर होता है, स्क्वायर शेप में है. फ्रॉम अ पॉइंट इन दिस प्लेन, ग्राउंड पे एक पॉइंट अज्यूम करिए, फ्रॉम विच 3 ऑफ इट्स अपर कॉर्नर्स आर विजिबल. एक ऐसा पॉइंट है जहां से उस टावर का जो 3 अपर कॉर्नर्स है, 3 अपर कॉर्नर्स आर विजिबल, वो आपको दिख रहा है, विजिबल है. देयर एंगुलर एलिवेशंस आर रेस्पेक्टिवली 45, 60 एंड 45 डिग्रीज. उस पॉइंट से उन तीनों कॉर्नर्स का जो एंगुलर एलिवेशंस है वो 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 45 डिग्री है रेस्पेक्टिवली. Show that the height of the tower is to the breadth of one of its side as √6 into √5 plus 1 by 4. आपको ये शो करना है कि उस टावर का हाइट और किसी एक साइड का जो ब्रेथ है वो इतना है, √6 into √5 plus 1 डिवाइडेड बाई 4. तो चलिए बनाते हैं. सबसे पहले हमें स्क्वायर टावर बनाना है. दिस इज योर स्क्वायर टावर. इसका हाइट ये है और ये सारा कुछ ब्रेड्थ है. मान लेते हैं एक पॉइंट. अब ये कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, वहाँ से 3 कॉर्नर विजिबल है और 2 कॉर्नर का एंगल इक्वल 45 डिग्री पे है. यानी कि ये पॉइंट जो है ये किसी डायगोनल के लाइन ऑफ साइट पे होना चाहिए, तभी ऐसा संभव है. ये मान लीजिए ये डायगोनल है इस स्क्वायर का और
ये हमारा पॉइंट है और ये फिगर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, मैं इस फिगर को अलग अलग भी बनाऊंगा, बट यहाँ से आपको थोड़ा सा देखना होगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो एंगल कह रहा है ना, ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री का एंगल। अभी आपको मैं अलग भी फिगर बनाऊंगा क्योंकि तीनों ट्राइंगल जो बनेंगे वो डिफरेंट प्लेन्स में बनेंगे, तो अलग फिगर हम बना सकते हैं। उसी तरह ये, ठीक है, ये बेस ग्राउंड से ये लाइन है और ये आपका यहाँ पे है, यानी कि ये जो एंगल है ये भी 45 होगा। 45 कब हो सकता है? जब दो इस तरह के कॉर्नर्स, एक दूसरे के अपोजिट वाले कॉर्नर इस पॉइंट से आप देख पा रहे हो, तभी तो 45 हो सकता है ना। तो डेफिनेटली यही दोनों कॉर्नर होना चाहिए, या तो पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, या तो पॉइंट इस डायगोनल के लाइन ऑफ साइट पे इधर होना चाहिए, या फिर इधर होना चाहिए, नहीं तो या तो यहाँ होना चाहिए, नहीं तो पीछे इधर होना चाहिए। आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है, यानी कि इस वाले डायगोनल पे ये पॉइंट है, तभी ये संभव है कि ये आपका 45 डिग्री का दो कॉर्नर से एंगल बनाए और दोनों विजिबल भी हो। और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से, ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये बन रहा है 60 डिग्री, फ्रंट वाला कॉर्नर। अब चूंकि सबसे पहले तो यहाँ से मैं एक और काम कर लूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पॉइंट पी मान लेता हूं मैं, ठीक है। ये मेरा डायगोनल है स्क्वायर का, डेफिनेटली ये स्क्वायर है और स्क्वायर के डायगोनल से अब ध्यान में आपको रखना होगा स्क्वायर के कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ठीक है। ये पार्ट और ये पार्ट बराबर, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर। अब चलिए, एक तरह से सारे पार्ट्स एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो बराबर होगा दोनों। चलिए, सो अभी तीन ट्राइंगल यहाँ से बन रहे हैं और तीनों ट्राइंगल अलग अलग प्लेन में बन रहे हैं, तो तीनों ट्राइंगल को हम अलग अलग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल बी, पी और जी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। पैंतालीस डिग्री बी जी और ये पी, हॉरिजॉन्टल वाला लाइन। एक ट्राइंगल आपका खत्म। बी जी क्या है? टावर का हाइट है ऑफ कोर्स। अगेन ये 45 डिग्री है तो ये भी एच हो जाएगा, यानी कि जो पी और जी होगा वो भी क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। एक और ट्राइंगल यहां से कंस्ट्रक्ट हो सकता है, कौन सा देखते हैं भाई। सी एच पी, सी एच और पी, ये 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और एक और ट्राइंगल हमारा कंस्ट्रक्ट हो सकता है डी ई पी, डी ई पी, ये भी 45 डिग्री, ये एच, ये एच, ये 45 डिग्री का एंगल है और ये हाइट है तो ये भी हाइट ही होगा। tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 45 1 होता है तो बेस बराबर परपेंडिकुलर। चलिए मान लेते हैं हमारा जो साइड है वो b है, लोअर केस में b, तो डेफिनेटली स्क्वायर के चारों साइड तो बराबर होंगे, तो ये b तो चारों साइड भी बराबर है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। राइट एंगल की ही तो होगा ना, स्क्वायर के साइड राइट एंगल पे होते हैं। स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90। नाउ फ्रॉम दिस ट्राइंगल, यानी कि एच ई एफ, फ्रॉम ट्राइंगल एच ई एफ, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आप पाएंगे कि एच एफ स्क्वायर
इज इक्वल टू एच ई स्क्वेयर प्लस ई एफ स्क्वेयर। एच ई स्क्वेयर कितना है, बी है, यानी कि बी स्क्वेयर प्लस ई एफ स्क्वायर, ये भी बी के बराबर है, सारे साइड बराबर होंगे, तो 2b स्क्वायर, दैट मीन्स एच एफ इज इक्वल टू √2b। डायगोनल कितना आ गया, √2b, ये भी डायगोनल उतना ही आएगा क्योंकि डायगोनल स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो और चूंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट जो जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है वो O है, तो इसलिए OH इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू OG इज इक्वल टू √2b/2, दैट इज b/√2। इतना तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये H हो गया, ये भी H हो गया। अब ये जो है, ये ट्राइंगल देखिए, यहां से एक चीज और देख लीजिए कि tan 60 इज इक्वल टू, tan 60 मतलब इस ट्राइंगल से देख रहा हूं तो ज्यादा मैं लिख नहीं रहा हूं, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h/ph, दैट मीन्स tan 60 √3 h/ph, सो ph इज इक्वल टू h/√3। ये हमने निकाल लिया है, याद रखना है, ये हमारा आ गया है। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल GOP, क्लियरली GOP is a right angle triangle because GO is perpendicular to this PO। यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे by using पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे हाइपोटेनस क्या है, P और G हाइपोटेनस है, तो PG इज इक्वल टू, यानी कि PG स्क्वेयर इज इक्वल टू PH स्क्वेयर प्लस OH स्क्वेयर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ PG कितना है हमारा, H, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू PH, PH कितना है, h/√3 का होल स्क्वायर प्लस OH, सॉरी ये देखिए मैंने PG स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर होगा ना, PO स्क्वायर प्लस OG स्क्वायर, OG स्क्वायर। तो ये तो ठीक है भाई, H स्क्वायर होगा, ये तो H स्क्वायर होगा, PG इज इक्वल टू H है, तो PO को हम क्या लिख सकते हैं, PO को हम PH प्लस OH का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PH प्लस HO प्लस OG कितना है हमारा, OG यहां से देख लीजिए b/√2 का होल स्क्वायर। एग्जाम्स में ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगे, वो छोटे छोटे वाले नहीं आएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना इसको। चलिए, H स्क्वायर इज इक्वल टू PH प्लस OH, PH हमारा कितना आया हुआ है, h/√3 प्लस OH कितना आया हुआ है हमारा, डायगोनल का आधा, यानी कि देख सकते हैं b/√2 होल स्क्वायर प्लस b/√2 होल स्क्वायर। अब बस कैलकुलेशन बचा हुआ है, कुछ नहीं है, h²/3 प्लस b²/2 प्लस 2bh/√6 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b²/2। इस h²/3 को एक तरफ ले आइए तो कितना हो जाएगा, 3h² माइनस h² 2h²/3 इज इक्वल टू b²/2 प्लस b²/2, b²
प्लस √2/3 BH लिख सकते हैं। √6 को कितना लिखेंगे? √6 को लिखेंगे √3 इंटू √2 और 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2। √2 कैंसिल, √2/√3 उसी को मैंने लिख दिया √2/3। चलिए ये हो गया हमारा। अब मुझे थोड़ा फिगर विगर ये सारा कुछ इरेज करना होगा, कर देते हैं। ये सब आपने कर लिया होगा, फिगर बना ड्रॉ कर लिया होगा और ये सब भी कर लिया होगा। सो लेट्स इरेज दिस। चलिए एक तरफ ले आते हैं सबको। दैट इम्प्लाइज 2h² माइनस b² माइनस √2bh/√3। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे अगर एक काम किया जाए तो a इज इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं इन सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम 3√3 यहाँ पे आ जाएगा 2√3h² माइनस 3√3b² और माइनस 3√2bh इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे, 0 कर देंगे 2। और एक ध्यान दीजिए चीज़, यहाँ से अगर हम √3 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2h² माइनस √3 कॉमन लेंगे, इधर भेज देंगे तो ख़त्म। तो यहाँ से बच जाएगा 2h² माइनस माइनस 3b² माइनस √6bh इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? मैंने यहाँ से ऊपर से √3 कॉमन ले लिया, इसको तो इधर ले जाके ख़त्म कर दिया मैंने। और यहाँ से √3 मैंने कॉमन ले लिया और √3 को भी इधर ले गया मैं 0 के तरफ, तो वो भी ख़त्म। बच गया ये हमारे पास। अगर मैं दोनों साइड में BH से मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी डिवाइड कर दूँ BH से, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2h/b माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3b/h माइनस यहाँ पे हो जाएगा √6 इज इक्वल टू 0। नाउ लेट h/b इज इक्वल टू x। h/b इज इक्वल टू x मानते हैं, तो इसलिए ओहो h/b इज इक्वल टू हमने x माना, तो ये हो गया 2x माइनस 3/x, ठीक है, माइनस √6 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। 2x² माइनस √6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारा, कैसे सॉल्व होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इसी तरह तो सॉल्व होता है ना, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा हुआ होगा। चलिए, तो x इज इक्वल टू -b यानी कि √6 माइनस इंटू माइनस पहले से है प्लस √6 प्लस माइनस √b², b² यानी कि माइनस √6 का होल स्क्वायर 6 आ जाएगा, माइनस 4ac माइनस 4 इंटू a यानी कि 2 इंटू c यानी कि -3, ठीक है, डिवाइडेड बाई
2a, 2 इंटू ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो 2 इंटू 2 4। आपको दिख रहा होगा कि आंसर हमारा आने वाला है 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू √6 प्लस माइनस √30 डिवाइडेड बाई 4। 30 को क्या लिख सकते हैं हम, √6 प्लस माइनस √6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, दैट इम्प्लाइज √6 अगर ऊपर से कॉमन ले ले तो आएगा कितना 1 प्लस माइनस √5/4। नाउ हमें हाइट और ब्रेड्थ का रेशियो चाहिए, वो नेगेटिव नहीं आएगा, दोनों लेंथ है, लेंथ तो नेगेटिव नहीं आता है ना, तो यहाँ से नेगेटिव वाले को हटा देंगे, क्योंकि 1 माइनस √5 करेंगे तो हमारा पूरा जो रेशियो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, विच इज़ नॉट सेटिस्फैक्टरी हियर। तो नेगेटिव वाले को हटाएंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू हमने क्या लिया है h/b, हमें रेशियो किसका निकालना था, हाइट और ब्रेथ का ही, तो h/b इज इक्वल टू √5, यहाँ से √6 इंटू √5 माइनस को हटाया मैंने प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 रूट। इसीलिए कहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा लंबा था बट काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था, तो ये प्रॉब्लम अगर आप समझ लेंगे तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का बहुत सारा प्रॉब्लम्स आप इससे ही बना लेंगे। सो दैट इज हाउ वी अप्लाई द रूल्स ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग हियर। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। और भी प्रॉब्लम्स है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के, जेई वगैरह के, वो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि बनवाऊँ, ठीक है, आपको बताऊँ, दैट इज ओके। ये आपने कर लिया होगा, चलिए, थैंक यू।